ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो चरक संहिता विमान स्थान के तीसरे अध्याय, जिसका नाम जनपदोध्वंसनीय विमान है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ट्रिक्स, निमोनिक्स और जो कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले चरक संहिता विमान स्थान के तृतीय अध्याय, जिसका नाम जनपदोध्वंसनीयम विमानम है, उसमें क्या क्या वर्णित है ये जान लेते हैं। तो इसमें जनपदोध्वंस का वर्णन है, नियत और अनियत आयु का वर्णन है, वायु, जल, देश, काल इनका वर्णन है, इनके विकृत के जो लक्षण है उनका वर्णन है, काल और अकाल मृत्यु का वर्णन है, 3 प्रकार के देशों का भेद है, जांगल देश, आनूप देश और साधारण देश, इस प्रकार 3 देशों का वर्णन है। जनपदोध्वंस नाम जो है वो चरक ने दिया है। इसी प्रकार की कंडीशंस को मरक नाम दिया आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 6 में ऋतुचर्या में, और आचार्य भेल ने इसी कंडीशन को जन्मार नाम से कहा। तो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि चरक क्या कहते हैं कि ये यायावर कोटि के एक ऋषि थे। तो ऐसे भी बोला गया कि चरक एक समुदाय था, जो लोग थे चलने के कारण उनको चरक कहा गया। तो अलग अलग प्लेसेस हैं जहां जहां पर अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जब हम जनपदोध्वंस का देखते हैं तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है? पंचाल क्षेत्रे कौम्पिल्य राजधान्याम पश्चिमे घर्ममासे गंगा तीरे। तो ये कहाँ है? पंचाल क्षेत्र जो है वो फर्रुखाबाद जो जगह है वहां पर है, और वहां पर आज भी द्रौपदी कुंड कंपिल है। कंपिल अभी भी वहां पर एक जगह है जिसका नाम कंपिल है। हालांकि ये बहुत बड़ा एरिया था, बट अभी एक छोटी सी प्लेस का नाम कंपिल रखा गया। वहां पर द्रौपदी का कुंड भी है, और वहां पर बाकी सिंबल भी मिलते हैं। यूपी गवर्नमेंट का धनुष, अर्जुन का स्वयंवर वाला जो सिंबल है वो भी। फिर पश्चिम में घर्म मासे का मतलब, घर मतलब गर्मी की सीजन में, और गंगा तीरे। अगर कंपिल क्षेत्र में आप जाएंगे तो उस एरिया में गंगा जी भी हैं। तो पंजाब प्रांत के जनपद मंडल की श्रेष्ठ द्विजाति वर्गों से सुशोभित कांपिल्य नामक राजधानी में आषाढ़ के महीने में गंगा नदी के तट पर जंगलों में घूमते हुए शिष्य समुदाय से घिरे हुए भगवान पुनरसु आत्रेय ने शिष्य अग्निवेश से कहा। क्या कहा? हे सौम्य, अस्वाभाविक रूप में रहने वाले नक्षत्र, ग्रहगण, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि और दिशाओं के और ऋतु विकार को उत्पन्न करने वाले भाव दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देखिए नक्षत्र भी गड़बड़ा। इससे क्या होने वाला है आगे? बहुत ही शीघ्र भूमि भी ठीक ठीक रस, वीर, विपाक और प्रभावों को औषधियों में उत्पन्न नहीं करेगी, यानी औषधियां विकृत हो जाएंगी। और उससे क्या होगा? औषधियों में रस, वीर आदि के अभाव होने से रोग भी हो जाएंगे। रोग का होना निश्चित है, इसलिए जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। हे सौम्य, विनाश होने से पूर्व और भूमि के रस रहित होने से पहले एवं औषधियां जब तक रस, वीर, विपाक और प्रभाव से रहित ना हो जाए उनसे पहले ही उनको उखाड़ के रख लो। आगे जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें भी यही बात कहेंगे कि जो पहले से उखाड़ी हुई औषधियां हैं वो जनपदोध्वंस का ट्रीटमेंट है। पंचकर्म भी है जनपदोध्वंस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे। हम लोग इन रस, वीर, विपाक, प्रभाव का प्रयोग उन लोगों के विषय में करेंगे जो हम लोगों से इन औषधियों के द्वारा चिकित्सा कराना चाहेंगे, या जिनकी चिकित्सा हम लोग स्वयं करना चाहेंगे। हे सौम्य, औषधियों के उचित प्रकार से उखाड़ लेने पर, उचित रूप से बना लेने पर और उचित रूप से उनके रस, वीर, विपाक, प्रभाव का विचार कर प्रयोग किए जाने पर जनपदों ध्वंस करने वाले रोगों की चिकित्सा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी से आप रख लो। तो जनपदोध्वंस के कारण के विषय में अग्निवेश का प्रश्न। फिर तो अग्निवेश तो अपने क्यूरियस स्टूडेंट थे ही। तो अग्निवेश ने कहा, हे भगवान, औषध उखाड़ ली गई, ठीक रूप में बनाई गई और ठीक तरह सोच विचार कर प्रयोग में भी लाई गई, लेकिन एक बात बताइए, एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकृति, आहार, देश, बल, सात्व, मन और वायु, ये हर एक मनुष्यों में है ना? ये सब डिफरेंशिएशन हर एक मनुष्यों में है, और उन सभी मनुष्यों का जनपदोध्वंस यानी उनका नाश एक ही डिजीज से कैसे हो सकता है? उनमें इतना वेरिएशन है फिर भी क्यों हो सकता है? तो भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा, हे अग्निवेश, इस प्रकार प्रकृति आदि भाव भले ही भिन्न हो, लेकिन मनुष्यों के जो अन्य भाव जो सामान्य है, उनके विकृत होने से एक ही समय में एक ही समान लक्षण वाले रोग उत्पन्न होते हैं और जनपद को नष्ट कर देते हैं। और कौन कौन से भाव ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं सब में? वायु, जल, देश और काल, ये सब में सेम होते हैं। इन्हीं की वजह से भले ही चाहे कितना भी डिफरेंशिएशन हो लोगों में, लेकिन उनके जो रोग होंगे वो एक ही प्रकार के उत्पन्न होंगे, जनपदोध्वंस उनका होगा। वायु
जल, देश, काल, वायु उदकम देशम, देशः काला इति। फिर उन्होंने बताया कि विकृत वायु भी होती है, यानी वायु जो है वो गड़बड़ है, उसके क्या-क्या फीचर होंगे? कहते हैं जैसे ऋतु के विपरीत बहने वाली, जो ऋतु हो, जैसे जब पूर्वी हवा चलनी चाहिए तो पश्चिमी चल रही। अति निश्चल, अत्यंत वेग है, या तो अति निश्चल है, बहुत धीरे-धीरे, अत्यंत वेग वाली भी है, अत्यंत कर्कश है, अधिक ठंडी या अधिक गर्म है, अधिक रूखी रुक्ष है या अधिक अभिसंधी है। देखिए अपोजिट अपोजिट बातें कही। अत्यंत भयंकर शब्द करने वाली है और आपस में टक्कर खाती हुई और ऐसे ऐसे गोल गोल बवंडर से बनते हुए कुंडली युक्त। वायु में बुरा गंध आता हो, भाप हो, बालू हो, धूल हो और धुआं से दूषित हो, तो ऐसी वायु विकृत वायु कही जाती है। तो यानी क्वालिटी और साउंड ये एयर के खराब हो जाते हैं, तो विकृत वायु के लक्षण है। कहीं कहीं आप पर आपको मैचिंग मैचिंग कंफ्यूजिंग पॉइंट मिलेंगे, उनको हम हाईलाइट करा देंगे। विकृत जल के लक्षण। विकृत जल के क्या लक्षण है? कहते हैं कि जो अत्यंत विकृत गंध, वर्ण, रस और स्पर्श। जल में 5 की बजाय 4 विषय देखे गए। जल में शब्द थोड़ी देख लेंगे। जल का गंध, वर्ण, रस और जल का स्पर्श। और जो जल क्लेद युक्त हो, और ऐसा जल जिसमें जलचर भी ना रहते हो, यानी उसमें मगरमच्छ, मछली, जलचर आदि पक्षी उसे छोड़ कर चले गए, या जलाशय सूख गए, थोड़ा बहुत जो जल बचा हो वो अच्छा नहीं होता है। जो पीने में स्वाद युक्त ना हो, जिसमें कोई टेस्ट नहीं हो, या पीने में अप्रिय हो, उसे दूषित यानी नष्ट गुणों वाला जल समझना चाहिए। तो क्या है? ई उदकम तु खलु अत्यर्थम विकृत गंध वर्ण रस स्पर्शम, यानी ऐसे याद कर लो ट्रिक से कि अत्यंत खराब वाटर क्वालिटी है उसकी। अत्यर्थम, ये अत्यर्थ शब्द काम आएगा आपके। क्लेद बहुलम, अपक्रांत, अपक्रांत मतलब त्याग किया हुआ, जो चले गए हों जहां पर। जल कौन कौन चले गए? जलचर, विहंगम, उपक्षीण, ऐसे करके विकृत जल के लक्षण है। अब देश के लक्षण, विकृत देश के लक्षण। देखिए आप कंफ्यूज मत होना, जैसे जल में था वैसे देश की भी बात करते हैं। प्रकृति विकृत वर्ण गंध रस स्पर्शम क्लेद बहुलम उपसृष्टम, यानी जिसके स्वाभाविक वर्ण गंध रस स्पर्श विकृत हो गए, अधिक क्लेद युक्त हो। और उपसृष्टम किससे हो? सांप, हिंसक जंतु, मच्छर, टिड्डी, मक्खी, चूहा, उल्लू, गिद्ध, सियार, इन सब जंतुओं से व्याप्त हो। देश की बात कर रहे हैं, सोचिए एक देश को, देश में सबके अर्थ बदल गए। अर्थ मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श, यही तो अर्थ है, विषय सबके बदल गए। और ये सब जानवर जानवर खतरनाक जानवर आ गए, और तृण और फूस से युक्त उपवन वाले, मतलब ऐसे उपवन हो, विस्तृत लता आदि से युक्त। सोचो पुनर्सु आत्रे को ऐसा ही दिख रहा होगा वहां पर जैसा बोल रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसे गिरे हुए, सूखे हुए और नष्ट फसल वाले, धूम युक्त वायु वाले, लगातार शब्द कर दे पक्षियों के समूह, और जहां कुत्ते जोर से चिल्लाते हो, मतलब चिल्लाते हुए पक्षी जा रहे हैं, कुत्ते चिल्ला रहे हैं, और अनेक प्रकार के मृग पक्षी ये घबरा के इधर उधर दौड़ रहे हैं, दुखित होकर दौड़ रहे हैं। और ऐसे मनुष्य जिनके धर्म नष्ट हो गए हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं, एकदम बेशरम लज्जा रहित हो गए, आचार स्वभाव गुण जहां पे खत्म हो गए, जहां के जलाशय क्षुब्ध हो, उनमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों। मतलब सोच रहे हैं कैसी एकदम प्रकृति क्या संदेश दे रही, कैसा अपना रूप दिखा रही, जहां लगातार आकाश से उल्कापात हो रहा है, बिजली गिर रही है, भूकंप हो रहा है, भयंकर शब्द सुनाई दे रहे हैं, रूखे ताम्र की तरह अरुण सफेद मेघ जाल से घिरे हुए सूर्य, चंद्रमा और तारा आदि दिखाई पड़ रहे हो, बार बार निरंतर घबराए हुए, भ्रम के साथ डरे हुए की तरह, रोते हुए की तरह, अंधकार से घिरे हुए की तरह, गुह्यक, गुह्यक यानी देव आदि ग्रह द्वारा आक्रांत देश की तरह। और जहां पर रोने की आवाजें सुनाई पड़ती हूँ, रुलाई का शब्द अधिक सुनाई पड़ता हो, वह देश गड़बड़ है, दूषित देश है, ऐसा समझना चाहिए। तो धूम्र पवनम, धूम्र पवन अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप विकृत वायु नहीं टिक कर देना, इसलिए मैंने इस पे हाईलाइट किया है। क्योंकि ऐसे याद रखिए कि धूमपान, धूम्रपान, धूमपान याद रखो कि अगर पूरा देश में लोग धूमपान कर रहे हैं तो वो देश विकृत हो जाएगा, धूमपान करते हुए देश, धूम्रपवन। और लोगों की क्वालिटीज बताएं, नष्ट धर्म सत्य लज्जा वाली बात कर रहे हैं। कौन कौन क्षुभित हैं, जलाशय कैसे हैं, प्रदत्त उल्कापात, निर्घात, भूमिकंपम, भूमिकंप मतलब देख रहे हो, भूमिकंप हो रहा है, भूकंप हो रहा है, तो देश गड़बड़ है। और सत्रास रुदितम इव सतमस्कम इव गुह्यक आचरितम इव आक्रंदित शब्द बहुलम चा अहितम विद्या। तो ऐसे देश में जलाते जलाशय क्षुभित हुए, नेचर ने अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया, सब रोने लगे क्योंकि देश विकृत हो गया है।
तो विकृत देश के लक्षण अगर कोई ऑप्शन में रख देगा तो आप पहचान लेंगे। सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें जलाशय में उठ रही हैं, तो विकृत जल नहीं है, विकृत देश है। अब आते हैं काल के, विकृत काल के लक्षण। विकृत काल के लक्षण क्या है? यथा ऋतु लिंगा लिंगाद विपरीतम लिंगम अतिलिंगम हीन लिंगम चाहितम व्यवस्येत। यानी ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले और कम लक्षणों वाले काल को अहित जानना चाहिए। ठीक है। जनपदोध्वंस के कारण, इस प्रकार इन चारों भावों का दोषयुक्त होना जनपद को उध्वंस करने वाला होता है, ऐसा चतुर चिकित्सक कहते हैं। इसके विपरीत अर्थात अपने नेचुरल लक्षण वाले वायु जल देश काल जो हो वो हितकारी है। तो ठीक है, वायु जल और देश काल इनको बताया। फिर उन्होंने एक सामान्य ट्रीटमेंट बताया कि जनपद उध्वंस करने वाले इन भावों के विगुण होने पर भी यदि उचित औषध का प्रयोग किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि विकृत हुए देश काल वायु और जल में, इनमें जिससे विशेष रूप से प्रधान होता है उसे हेतुओं के साथ कहा जाता है। तो जो तत्व को जानने वाला डॉक्टर है वह समझ ले दुष्परिहार होने, मतलब क्यों इन सब की, किसको ज्यादा बोला गया, कौन ज्यादा प्रधान है कौन कम प्रधान है। तो दुष्परिहारिता एक क्राइटेरिया रखा गया, उसमें कहा वायु से जल, जल से देश और देश से काल। तो सबसे आगे क्या है? काल। सबसे प्रधान क्या है? काल। वातात जलात जलात देशम देशात कालम स्वभावता। ये है, हमने ऊपर इसको अलग से लिख दिया। वाज देखा, वायु जल देश और काल।